ज़रूर लेनी है। ओके, लैब का हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि लैब मैनुअल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को सबको पता होगा कि हमारा इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग के 6 वीक्स जो हैं वो ऑनलाइन है। उसके बाद हमारे इंशाल्लाह फेस टू फेस लैब्स स्टार्ट हो जाएंगे। जो नॉर्मल लैब्स का प्रोसेस होगा वो ऐसे होगा कि आपके मैनुअल में कुछ आपका प्री लैब का पार्ट होगा, कुछ आपका इन लैब का पार्ट होगा और कुछ आपका पोस्ट लैब का पार्ट होगा। आपके सीआर से मैं कह दूंगी वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। मैं सीआर को जो है मैनुअल आपकी लैब से पहले सेंड कर दिया करूंगी। आप लोगों ने जो प्री लैब का पार्ट है एक दफ़ा उसे रीड करके गो थ्रू आप लोगों से कर लिया करना लैब से पहले। इन लैब में हम लोग क्या होगा, इन लैब में आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्यूटोरियल होगा, जो आपका टॉपिक है वो क्या है, उसमें हमने करना क्या है। उसके साथ में आपको कुछ टास्क असाइन किया करूँगी। आप लोग उन टास्क को परफॉर्म किया करोगे और लैब में ही मैं आपकी उनकी मार्किंग कर दिया करूँगी। वो बेसिकली आपकी लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स होंगे। अब लैब परफॉर्मेंस अगर हम ऑनलाइन सेशन की तरफ आएँ तो लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स मैंने आपके ऑनलाइन सेशन के लिए नहीं रखे। ठीक है, तो आपका जब 7th वीक से आप लोग यूनिवर्सिटी आओगे तो जो आपका उससे ऑनवर्ड्स लैब में आप जो कुछ भी परफॉर्म करोगे उस सब के मार्क्स आपके लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स में लगेंगे। ऑनलाइन सेशन के टाइम पे आपको जो मैं इन लैब के टास्क दूंगी, क्योंकि आपके हर स्टूडेंट का चेक करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसमें ऐसे करूंगी कि रेंडमली किसी भी रोल नंबर से पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट का मैं रोल नंबर बोलूंगी वो स्टूडेंट बता देगा, लेकिन लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स नहीं है। उसके बाद आपके जो पोस्ट लैब टास्क होते हैं वो टास्क हैं जो आपने लैब रिपोर्ट्स बनानी है। आप लोगों को लैब रिपोर्ट्स के लिए 1 वीक मैं दिया करूंगी। फेस टू फेस क्लासेस में आप जो नेक्स्ट लैब होगी उससे पहले आप टेबल पे अपने रख दिया करेंगे रिपोर्ट्स को। और जो आपका ऑनलाइन सेशन है उसके लिए आपके पास टाइम आपके पास मंडे की रात 11:59 PM तक हुआ करेगा। वो आपने इधर ही MS टीम्स पे आप लोग अपलोड करोगे अपनी जो आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं। और जो भी बच्चा लेट सबमिट करवाएगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास पूरा वीक होगा, आप लोग लैब रिपोर्ट्स आराम से बना के आप लोग सबमिट कर सकते हो। अब लैब में आपके लैब मैनुअल्स जो हैं बेसिकली हम लोग लैब मैनुअल्स को ही लेके चलेंगे, लेकिन इन केस अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक प्रोग्रेस की बुक है आपकी, मेरा ख्याल है डॉक्टर सादिया भी यही बुक फॉलो करेंगी। और रेफरेंस मटेरियल में भी यही book आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि आपको लगता है कि आपकी कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने दोबारा से रिवाइज करना है तो आप बुक को कंसल्ट कर। सेकंड चीज़, कॉन्टेक्ट। बच्चे डायरेक्टली मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप, किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी है आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है। और ईमेल में आपने अपने सब्जेक्ट में DSP_lab और साथ में इधर आप लोग अपना सेक्शन ए है, ए लिख दीजिएगा, बी है, बी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी कॉन्टेक्ट करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी किस्म की आपकी क्वेरी है, आप लोग मुझे ईमेल करोगे, व्हाट्सएप में। पीआर के थ्रू अगर आप लोगों की पूरी टास्क में कोई है इशू, पीआर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कोई बहुत इशू है, आप लोगों को ईमेल एक्सेस नहीं है, तो आप लोग मुझे तब व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करूंगी। बाद में ये नहीं कहना कि मैम हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप किया था या हम लोगों ने आपको मोबाइल पे मैसेज किया था। तो आपके जो भी क्यूरी है आप लोगों ने ईमेल कर। और MS टीम्स पे कोशिश कीजिएगा MS टीम्स पे भी ना करें, क्योंकि MS टीम्स मैं सिर्फ क्लासेस के टाइम पे ओपन करती हूँ, तो उस वक्त भी आपके जो मैसेजेस MS टीम्स वाले हैं वो भी रह जाए। तो आप लोगों ने सनिया के बाद इधर अंडरस्कोर है। ठीक है, सनिया के बाद अंडरस्कोर का साइन। तीसरी चीज आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की लैब परफॉर्मेंस, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग यूनिवर्सिटी, तो आप लोग जो इन लैब आपके टास्क, जो टास्क आपको लैब में ही परफॉर्म करने हैं, वो वाली आपकी वेटेज होगी 10%। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो आपकी 20%, आपका मिड टर्म 20%, आपका प्रोजेक्ट जो है वो 20% होगा। अब अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो सीआर आपका क्या करेगा, सीआर ने एक तो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स ग्रुप्स में होंगे, लेकिन ग्रुप 3 स्टूडेंट से ज़्यादा का नहीं है, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। और प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है कि हम एंड पे जाके उसी प्रोजेक्ट की एक प्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व करें, लेकिन प्रोजेक्ट के अभी 20% मार्क्स हैं
और आपके सीआर ने ये करना है, एक तो ग्रुप्स की लिस्ट आप लोग प्रिपेयर कर लेना, मुझे वो सेंड कर देना। दूसरा, आप लोगों ने खुद से पूरी क्लास में ये डिसाइड करना है कि या तो आप लोगों को प्रोजेक्ट मैं असाइन करूँगी या फिर आप लोग अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स करें। अब मर्जी के प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ नहीं है कि आप लोग कोई पुराने प्रोजेक्ट्स उठा लो या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोई और बना रहा हो और आपको उसका आइडिया ना हो। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो आपके प्योरली अपने डीएसपी के लिए ही बनाने, ऐसे नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट में यूज़ करें। आपने अपने सीआर को बता देना कि मैं असाइन करूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट्स, या फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स खुद से बताओ। और लास्ट में आपका जो फाइनल एग्जाम है वो आपका 30%। अब जो आपकी पॉलिसी है एग्जाम्स और लैब रिपोर्ट्स की, वो इस तरह से है, एक तो आपको जब एक वीक दे दिया गया है लैब रिपोर्ट के लिए, तो आपको मुझे बाद में सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो डायरेक्टली 0 मार्क होगा। वो ऐसे नहीं है कि आप लोग कहोगे जी मैं 1 घंटा लेट हूँ या 2 घंटे लेट, वो आप 1 मिनट भी लेट हो तो वो 0 मार्क होगा। तो वो आपने टाइम पे सबमिट करवानी है। लेट सबमिशन पे मैं मार्क्स डिडक्ट नहीं करूँगी, लेट सबमिशन पे मैं मार्क्स दूंगी ही। तो आपके पास वीक पूरा है, कोशिश करें कि आप लोग विद इन टाइम जो है अपनी लैब रिपोर्ट सबमिट कर दें। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि आपको कॉपी नहीं करनी, ना इंटरनेट से कॉपी करना है, ना एक दूसरे से कॉपी। अगर आप लोगों का प्लेजराइज्ड रिपोर्ट्स मिलेंगी, मैं उसे भी 0 मार्क दूँगी। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट जो है एक कोड लिख रहा है और उसमें वेरिएबल्स अगर वो ABCD यूज़ कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट वही कोड कॉपी करके बस XYZ उस वेरिएबल्स के नाम कर रहा है, तो ये भी कॉपीड है। ठीक है, तो ये भी आपके मार्क्स 0 ही होंगे। कॉपीड का ये मतलब नहीं है कि आप कोड सेम लिखो और सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर, या फिर एक ने x की वैल्यू 2 ली है तो दूसरा कह दे कि जी x की वैल्यू मैंने 3 ले ली है, तो कोड तो आपका सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को किसी स्टेप पे बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ी है हेल्प की, तो आप अपने फ्रेंड से ये कह सकते हो कि मुझे समझा दो। कोड शेयर नहीं करो, सिर्फ समझा दो कि इसके स्टेप्स क्या क्या आपने फॉलो किए। तो वो आपका डायरेक्टली आप जब समझ के करोगे खुद से, तब भी वो आपका सेम कोड कभी भी नहीं होगा। बेशक आपकी अप्रोच सेम हो, लेकिन सेम कोड लिखने का तरीका दो स्टूडेंट का कभी भी सेम नहीं होता। दूसरा, आप लोग अगर इंटरनेट से बात करो तो इंटरनेट से भी अगर आप हेल्प लेते हो तो आपने इंटरनेट पे देखा और उससे कॉपी नहीं करना। ठीक है, इंटरनेट से कॉपी नहीं करना, आपने समझा, इंटरनेट वाला अपना सोर्स बंद किया और देन आप अपना कोड खुद से करो। जब आपको समझ आ गया अच्छा ये चीज़ इस तरह से अप्लाई हो सकती है, तो आप लोग खुद से करो। अगेन, रिपोर्ट्स हों, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हों या लैब रिपोर्ट्स हों, किसी की भी लेट सबमिशन नहीं होनी चाहिए। अब ये बात फर्स्ट लैब में बताने का मकसद ये है कि हमारी आगे लैब्स में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग डायरेक्टली आएँ, हम लोग अपनी लैब्स करें और हम लोग ख़त्म करें। अब बार बार मुझे ये चीज़, आप लोग माशाल्लाह से ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा एक चीज़ बता दी है, अब बार बार ये नहीं होगा कि मैम प्लीज़ इतने मिनट्स लेट हो गया तो एक्सेप्ट कर। तो ये चीज़ बार बार बताने की नहीं है कि जी लेट सबमिशन और कॉपीड रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, या फिर इस दफ़ा मार्क्स दे दें, नेक्स्ट टाइम हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो जब एक चीज़ बता दी है तो आप लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करें। अब बार बार हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करें। किसी को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई इशू है तो वो बता सकते हैं। मैम ये रिपोर्ट्स और ये जो है ये इंडिविजुअल होंगी ना? हाँ जी, अभी ये है कि जब तक आपका ऑनलाइन सेशन है तब तक आपकी रिपोर्ट्स इंडिविजुअल होंगी। जब आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब हम लोग देख लेंगे आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप लोग ग्रुप्स में कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन सिस्टम के लिए आपके इंडिविजुअल है, बाद में फेस टू फेस इंशाल्लाह शुरू होंगी तो तब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि आप लोगों का ग्रुप्स में कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब आप लोगों का मैम कितने आप स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा? बच्चे मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट के लिए। और लैब के लिए 2 में? बच्चे अभी तो लैब के लिए ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है, अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक इंडिविजुअल है। फिर हम लोग देख लेंगे क्योंकि फिर आगे से डीएसपी किट्स पे भी आपका काम शुरू हो जाएगा, तो जो आपके ग्रुप्स बने होंगे हम लोग उसी पे चल लेंगे। ठीक है, जो आप लोग प्रोजेक्ट्स के ग्रुप्स बनाओगे वही हम लोग लैब्स के भी कर लेंगे।
ओके मैम। अच्छा, अभी आप लोगों की जो मार्किंग की है बेसिस, यानी आप लोग अक्सर अगर कहो कि जी रिपोर्ट्स में हमारी मार्किंग किस तरह से होती है, तो कुछ आप लोगों की रूब्रिक्स डिसाइड की जाती हैं जिनकी बेसिस पे आपकी मार्किंग हो रही होती है। तो आपकी लैब रिपोर्ट्स या फिर लैब परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके लैब में भी और लैब रिपोर्ट्स में भी आपका जिस तरह से आपकी मार्किंग होगी वो कुछ क्राइटेरिया इस तरह से है कि परफॉर्मेंस में आपने जो फंक्शंस आप खुद से बनाओगे या फिर मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस यूज करोगे, वो उनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है, ठीक है। देन उसके साथ साथ आपकी ये चीज देखी जाएगी कि अगर इन केस किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि बच्चे इस कोड की आउटपुट में मैं चाह रही हूँ कि ये आपकी वैल्यूज 2 से 10 तक जा रही हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये वैल्यूज आपकी 8 से 20 तक जाए, ठीक है। तो अगर आपने कोड खुद किया होगा तो आपको पता होगा कि आप किस स्टेप पे चेंज करोगे और क्या चीज चेंज करोगे तो आपकी ये वाली आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप लोग कोड करो तो आप लोग हमेशा खुद से करो, क्योंकि आपको जब भी आप लैब परफॉर्मेंस में आपके पास पूछा जाएगा या फिर आपकी लैब रिपोर्ट्स, लेट्स से आप आते हो यूनिवर्सिटी में, मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि बच्चे आपने ये, अगर मैं इसमें ये आउटपुट देखना चाह रही हूँ तो आप किस स्टेटमेंट में चेंज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें अगर कोई चेंज आता है तो वो किस जगह पे चेंज आएगा। देन उसके बाद जब आप रिपोर्ट्स सबमिट करते हो तो रिपोर्ट का आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप जब परफॉर्म करते हो आपने एक तो उसका कोड अटैच करना है, ठीक है, कोड कॉपी कर लो आप लोग वर्ड फाइल में, और उसके साथ उसके प्रॉपर जो आपने ग्राफ्स या जो उसकी आउटपुट्स होती हैं उनको प्रॉपरली आपने लेबल किया हो। जो आपके ग्राफ्स हैं या जो प्लॉट्स हैं उन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है वो भी लेबल अच्छे से हुई हो, उसका टाइटल आप अगर करना चाह रहे हो वो भी कर दो, अगर आपको लेजेंड की ज़रूरत है तो आप वो भी अप्लाई कर दो। और उसके बाद एंड पे कोई भी लैब हो, आपको मैंने क्वेश्चन लिखा हो या ना लिखा हो कंक्लूजन का, आपने कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, कंक्लूजन के मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर मैंने सेपरेटली मेंशन नहीं भी किया हुआ लैब टास्क के अंदर कि आपने कंक्लूजन अपनी लैब का लिखना है, तब भी आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन को कभी भी आपने लैब के छोड़ना नहीं है। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है कि आपको उस लैब से आपने क्या सीखा है, उस लैब में आपने क्या क्या फंक्शंस अप्लाई किए हैं, और आप किसी एप्लीकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप उसको, उस लैब को किस तरह से कंक्लूड कर रहे हो कि आपने उस लैब से क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। और जब आपकी लैब परफॉर्मेंस होती है तो साथ में उसका आपका वाइवा भी होता है। वाइवा में आपसे हो सकता है कि आपने जो कमांड अप्लाई की हो, आपसे उस कमांड का पूछा जा रहा हो कि थ्योरेटिकली इसमें किस तरह से हो रही होती हैं। जैसे कॉन्वोल्यूशन की अगर आप बात करोगे, आप आगे जाके कॉन्वोल्यूशन जब सीखोगे तो आपसे हो सकता है कि लैब में आपने कॉन्व की कमांड यूज़ की हो, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा कॉन्व की कमांड तो यूज़ की लेकिन कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शंस हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वो बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको उसकी थ्योरी का भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप बीएसपी का कोर्स प्रॉपर पढ़ रहे हो। उसके बाद लैब्स का ये चीज़ भी उसी तरह से आ जाती है कि आपकी जो लैब चल रही है, आपकी लैब वो किस हद तक प्रिपेयर्ड है, मतलब अगर आपने कोड खुद से किया है, कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है वो किस तरह से हो रही है। देन उसके बाद आपके थ्योरेटिकल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लैब के रिजल्ट्स के साथ, कि आपके लैब की जो आपने प्लॉट्स बनाए हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हो अपने जो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है उसके साथ, कि आपने थ्योरी में ये वेव इस तरह से देखी थी तो आउटपुट में उस तरह से आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन से, जिस तरह मैं आपको कंक्लूजन में पूछ रही हूँ, आपको हो सकता है वाइवा में भी इस तरह से पूछा जा सके, अच्छा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या काम है, ठीक है। जिस तरह वेव्स की अगर बात हम करें तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या काम है। अगर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि जी साउंड वेव्स को हम लोग स्पीच रिकग्निशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको माइंड में कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से क्लिक कर जाती है, क्योंकि आप अपने इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हो, और जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं से आ जाती है। अच्छा, अगर ये मैं ब्रेन सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ तो ब्रेन में तो हमारे पास ब्रेन के सिग्नल्स की हेल्प से तो हम लोग बहुत सारी जो बीमारियां उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं। ब्रेन सिग्नल्स की हेल्प से हम लोग बहुत सारे, हम लोग अपने आर्म्स की मूवमेंट को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोग ब्रेन सिग्नल्स की हेल्प से अपनी लेग्स को जो मूवमेंट है उसमें हम लोग उसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें जब आप अपनी इन्वायरमेंट की देख रहे हो तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। अच्छा, लैब के रूब्रिक के बाद आपके पास प्रोजेक्ट का रूब्रिक भी मैं अभी आपसे शेयर कर लेती हूँ।
अच्छा, प्रोजेक्ट में आपके पास बच्चे प्रोजेक्ट के रूब्रिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लैब रिपोर्ट्स में आप क्या कर रहे होते हो, एक तो आप अपना कोड लिख रहे होते हो और साथ में आप लोग अपना कोड के आउटपुट्स जो हैं वो दिखा रहे होते हो, ठीक है, वो अटैच कर रहे होते हो। लेकिन जब आप लोग प्रोजेक्ट, आपको कोई एक टास्क दिया जाता है, कोई आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, या फिर आप खुद से आइडेंटिफाई करते हो, तो उसको उसकी रिपोर्ट के थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो सबसे पहला ये होता है कि आप अगर, जिस तरह भी मैं आपसे कही थी, आप लोग मुझे बताओगे कि मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूँ या आप खुद से करोगे, ठीक है। तो अगर आप खुद से प्रॉब्लम को कर रहे हो तो आपकी वो प्रॉब्लम डिजाइनिंग का मतलब ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियरली आपने मेंशन की हो कि आपका प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि आप एक कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हो, तो आप उसमें स्पेसिफाई करोगे कि आप कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हो और ये इस चीज को डील करेगा, ये एडिशन भी परफॉर्म करेगा, ये स्क्वायर रूट भी फाइंड करेगा। आपका प्रॉब्लम क्लियरली जो आपने से स्टेट किया हो कि जी ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें हम लोग इतनी इनपुट्स दे सकते हैं, क्योंकि आप एडिशन की भी अगर देखो कैलकुलेटर में एक लिमिट होती है। आप बता सकते हो कि जी अच्छा हमारा एट ए टाइम जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ 2 इनपुट्स ले सकता है, हमारा कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ 4 इनपुट्स ले सकता है और उन्हें ऐड कर सकता है। तो आपको अपने प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट करना है कि जी आपका प्रॉब्लम डील क्या कर रहा है। आप लिख तो दोगे कि जी हम लोग डिजाइन अ कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर के आगे कुछ चीजें भी तो बताओ ना, आपका प्रॉब्लम है क्या, आपका कैलकुलेटर करेगा क्या। देन उसके बाद एक दफा आप एक स्टेटमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिख दोगे, प्रॉब्लम को स्टेट आप एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो क्लियरली स्टेटेबल हो ना कि आपने करना क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स एक दफा क्लियर हो जाएंगे तो आप उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जाओगे। आप एक रोड मैप बनाते हो, ठीक है, माइंड मैप क्रिएट करते हो कि जी आप इसके सोल्यूशन आप कैसे पहुंचोगे, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो आपकी रिपोर्ट में वो स्टेप्स भी होने चाहिए। आप उसे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका वो प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, अगर मैं आपको दूंगी तो कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको दी होंगी। अच्छा, आपका प्रोग्राम ये चीज हो और उसमें अगर आप ये वाली वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में होनी चाहिए, ये वैल्यू इस वेरिएबल में होनी चाहिए, कुछ चीजें मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि आपका जो कैलकुलेटर है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो परफॉर्म करे ही करे। लेकिन उस केस में हो सकता है आपके माइंड में आए कि ये 3 फंक्शन तो बहुत कम है, मैं ना इसमें 3-4 और फंक्शन भी ऐड कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप साथ में लिखोगे कि जी स्पेसिफिकेशंस हमें ये प्रोवाइड की गई थी, लेकिन हम लोग ये कुछ एडिशनल स्पेसिफाई भी कर रहे हैं चीजें। या फिर अगर आप खुद से कोई प्रोजेक्ट जो है ले रहे हो कि जी हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें भी आप स्पेसिफिकेशंस बताओगे कि हमारे प्रोजेक्ट में ये हम लोगों ने स्पेसिफाई की हैं चीजें और ये चीजें हम लोगों ने एज्यूम की हैं। फिर उसके बाद आप कोडिंग की तरफ जाते हो, अपना कोड जो है वो आप कॉपी करोगे, साथ आप उसमें कमेंट्स जो है लिखते जाओगे, जहां पे आपको लगेगा कि जी ये कोड में कमेंट्स होने चाहिए, अपने कोड को एक्सप्लेन करोगे। क्योंकि आप कोड तो लिख दोगे, हो सकता है कोड आपने एक्सप्लेन ना किया हो, तो लैब रिपोर्ट में आपका कोड भी एक्सप्लेन होता है, ठीक है। आपने कोड में भी बताना है कि अच्छा हमने ये स्टेप्स फॉलो किए, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इनिशियलाइज की हैं वैल्यूज या ये किया है, तो वो प्रॉपर स्टेप्स सारे आपके आएंगे। बेशक वो आप कमेंट्स फॉर्म में कोड के साथ लिखो, बेशक वो आप पैराग्राफ फॉर्म में कोड के बाद लिख दो। उसके बाद आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं और रिजल्ट्स पे आप बता देते हो कि जी आप कंक्लूड कर देते हो कि जी हमने, हमारी ये रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, हम लोगों ने ये चीज इसमें ऑब्जर्व की है। किसी को अभी तक कोई इशू, रूब्रिक्स में किसी को कोई इशू तो नहीं है? ओके अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम लोगों की आज की लैब जो है उसमें हम लोग मैटलैब की कुछ चीज़ें देख लेंगे, उन्हें रिफ्रेश कर लेंगे। दूसरा ये है कि मैटलैब अभी मेरे पास जो है, मेरा मैटलैब वर्किंग नहीं है, नेक्स्ट लैब तक इंशाल्लाह मैं अपना लैपटॉप का ही ठीक कर लूँगी। तो आज की लैब में आप लोग साथ साथ अप्लाई करना चाहो फंक्शंस तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं कहूँगी वो चीज़ें आप लोगों ने परफॉर्म करनी है।
तो स्टार्टिंग में आपके पास जब आप लोग लैब रिपोर्ट सबमिट करवाओगे तो सब लोग जो है फ्रंट कवर सेम रखें, ठीक है। ये फ्रंट कवर आपको मैं साथ ही आपकी लैब रिपोर्ट में आप अटैच करोगे, ठीक है। फ्रंट कवर में आपने नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच और इंस्ट्रक्टर का नाम बेशक ना भी लिखो क्योंकि दोनों सेक्शंस का मेरे पास ही है, लेकिन बैच के साथ सेक्शन अपना लाजमी आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। तो फ्रंट कवर्स आपके ऑनलाइन लैब्स हों या आपकी फेस टू फेस लैब्स हों, आपका फ्रंट कवर यही रहेगा। ओके अच्छा, अब इस लैब के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो आपने मैटलैब एक दफ़ा पहले आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की लैब मैटलैब पे आपने परफॉर्म की है, उसमें आपने बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए होंगे और आपने डिसीजन स्ट्रक्चर्स यूज़ किए होंगे, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स यूज़ किए होंगे, तो वो किस तरह से हम लोग मैटलैब में कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम लोग वो चीज़ें सारी रिवाइज कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग DSP का कॉन्टेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको, जिस तरह हमने अभी कमेंट्स की बात की, तो अगर आपने कहीं पे कमेंट कोड में करना है तो आप सिंबल परसेंटेज का यूज करोगे। परसेंट का सिंबल यूज करते हुए आप कमेंट अपने कोड में कहीं पे भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि इन केस आपको फंक्शन का नाम पता है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको अगर याद हो तो आप लोगों के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसमें आप इनपुट आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल तरह के ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि जैसे कुछ के 2 आर्ग्यूमेंट्स हों, ठीक है, हो सकता है कुछ के 3 आर्ग्यूमेंट्स हों। जिस तरह अगर आप लाइन स्पेस की कमांड अगर आपको याद हो तो उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या कह रहे थे, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट करते हैं। और अगर लाइन स्पेस की कमांड में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो फर्स्ट और सेकंड अपर और लोअर लिमिट बता रहे हैं, सॉरी लोअर और अपर लिमिट बता रहे हैं, और थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि उनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप चाह रहे हो कि जी आप इस पूरे के पूरा जो आपने बिल्ट इन फंक्शन है आप उसको उस कीवर्ड की हेल्प से आप देख सकते हो कि इसे हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हेल्प का लिख सकते हो, कमांड विंडो जो है आपकी मैटलैब की, उसमें आप हेल्प का कीवर्ड लिखोगे स्पेस अपने फंक्शन का नाम जिसे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो वो उसकी आपकी हेल्प जो है उधर ही कमांड विंडो में ओपन हो जाएगी। लेकिन इन केसों से आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, DOC स्पेस उस फंक्शन का नाम लिख दोगे, तो एक नया डॉक्यूमेंट आपका मैटलैब का खुल जाएगा जिसमें उस फंक्शन की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद अगर इन केस आप लोगों को नहीं पता कि जी फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, आप कोई चीज अप्लाई करना चाह रहे हो और आपको नहीं पता कि उसकी कमांड क्या है मैटलैब में, तो आप क्या लिखोगे, लुक फॉर कीवर्ड लिखोगे स्पेस, और जो कीवर्ड आपको लग रहा है जिसे रेलेवेंट आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप लोग वो वाला कीवर्ड इधर लिख दोगे। इससे क्या होगा, आप मतलब वो सब चीजें, वो सबके सब फंक्शंस ओपन कर देगा जिसमें ये रिग्रेशन का वर्ड आ रहा होगा, या जो कीवर्ड आपने लिखा होगा वो कीवर्ड आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज आपके पास 3 डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 डॉट्स आप कब यूज करते हो? लेट्स से आपने कोड आप लिख रहे हो, एक एडिटर फाइल, आपने एक एडिटर ओपन किया हुआ है और उसमें आपकी वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, जिसमें आपको लेफ्ट और राइट मूव करके अपनी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो, आप ऐसे चाह रहे हो कि मुझे वो लेफ्ट राइट बार बार मूव ना करना पड़े और मैं वो स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी एक साथ ही पढ़ लूँ, एक ही विंडो में ओपन हुई है। तो आप क्या करोगे, आपने अपना, जैसे ये अगर आपकी स्टेटमेंट चल रही है, आपका इधर स्टेटमेंट के एंड पे आप इधर 3 डॉट्स लिख दोगे, 3 डॉट्स के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे और उधर अपनी स्टेटमेंट लिख दोगे। उसका ये मतलब है कि आपकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट जिसके एंड पे आपने डॉट्स लगाए हैं वो कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट लाइन में भी, यानी वो स्टेटमेंट तो एक है लेकिन आप उन्हें लिख 2 लाइंस में रहे हो, ताकि आपका विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छी हो जाए, आपको बार बार लेफ्ट राइट मूव ना करना पड़े। तो आपकी स्टेटमेंट एक है लेकिन वो आप 2 लाइंस में लिख रहे हो विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप लोग जब मैटलैब का कोड करते थे, आप लोगों को भी याद होगा, आप स्टेटमेंट्स के एंड पे सेमी कॉलन यूज कर रहे होते थे, ठीक है। अब आप लोगों ने जो चीज आप लोग चाह रहे हो कि जी कमांड विंडो में हमें डायरेक्टली उसका रिजल्ट नजर आए, तो आप लोग उसके एंड से सेमीकोलन हटा देते थे। तो सेमीकोलन आप लोगों ने जब भी आप कोड कर रहे हो आपकी सारी स्टेटमेंट्स के एंड पे आ रहे हैं, सिर्फ उन स्टेटमेंट्स के एंड पे आप नहीं लिखोगे जिनकी आउटपुट आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जब आप लोग कमांड्स की बात करते हो तो ऐसे अक्सर होता है कि जब आप लोग कमांड विंडो में लेट्स से आप लिख रहे हो, बहुत लेंथी सा कोड आपने लिख दिया और आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट दोबारा लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप बजाय इसके कि वो स्टेटमेंट दोबारा से लिखो, आपका जो
एरो है, जो की एरो है, जो अपवर्ड साइड वाला एरो है, आप उसे अगर प्रेस करोगे तो आपकी जो पुरानी कमांड्स आपने सारी लिखी हुई हैं वो आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उसमें से, उसकी हेल्प से आप पुरानी कमांड पे क्लिक करके उस कमांड को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास मैटलैब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक कीवर्ड, लेट्स से आपने टेक्सला कीवर्ड स्मॉल में, जैसे इधर ये टेक्सला का आपने एक वेरिएबल जो है वो ले लिया है और इस वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर कर ली है और फर्दर आप इसे आगे जाके कोड में कहीं पे इसे यूज करना चाह रहे हो, तो आप इसको इसी तरह से लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे। अगर आप कैपिटल टेक्सला लिख दोगे तो आपका जो आपने वेरिएबल आप यूज करना चाह रहे हो वो वाला वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपने वेरिएबल का जो नाम रखा हुआ है वही वेरिएबल जहां पे भी आपने कोड में यूज करना है आप लोग वही वेरिएबल यूज करोगे। अब कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज जिसका आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग मैटलैब में काम करते हो आप लोग वेक्टर्स भी डिफाइन कर रहे होते हो, आप लोग रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, आप लोग मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे होते हो और मैट्रिसेस की भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है कि जीरोस का मैट्रिक्स हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी बेसिक फंक्शनैलिटीज में आ जाती हैं। तो अगर आपने किसी स्केलर को डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली असाइन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपने एक स्केलर को डिफाइन कर दिया कि जी x में 1 वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह से अगर आपको एक कॉलम वेक्टर असाइन डिफाइन करना चाह रहे हो तो कॉलम वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल में वैल्यूज क्या असाइन करोगे, 1 सेमी कॉलन सेकेंड वैल्यू सेमी कॉलन थर्ड वैल्यू, जितनी भी आप वैल्यूज लिखोगे वो आपके कॉलम में एडअप होती जाएंगी। तो आपने जब भी कॉलम वेक्टर डिफाइन करना है तो वैल्यूज को सेपरेट करेंगे आप लोग सेमी कॉलन की हेल्प से। ठीक है, जब आपने इस तरह से असाइन किया तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन, तो आपके पास एक वेक्टर आपने डिफाइन कर दिया। अब अगर आपने रो वेक्टर डिफाइन करना है कोई, तो रो वेक्टर में आप वैल्यूज, जितनी भी आपकी रो वेक्टर की वैल्यूज हैं वो सेपरेट होंगी स्पेस से। ठीक है, आपने स्पेस देनी है। तो कॉलम वेक्टर आप सेपरेट कर रहे हो वैल्यू सेमी कॉलन से और रो वेक्टर में आप सेपरेट कर रहे हो वैल्यू स्पेस से। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर। ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर, ट्रांसपोज क्या कर रहा होता है, अगर आपका रो वेक्टर है तो वो आपकी आउटपुट उसे कन्वर्ट कर देगा कॉलम वेक्टर में, अगर कॉलम वेक्टर है तो आपको कन्वर्ट कर देगा रो वेक्टर में। नेक्स्ट, डिफाइनिंग अ रेंज ऑफ वेक्टर। रेंज ऑफ वेक्टर जब आप इस तरह से करते हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है, दरमियान में आप कॉलन लिख रहे हो, सेकेंड वैल्यू आप कॉलन के बाद जो लिख रहे हो वो आपका गैप है दो वैल्यूज के दरमियान में, देन कॉलन एंड देन आपका जो लास्ट वैल्यू है। तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 1 है, एंडिंग वैल्यू आपकी 5 है और दरमियान वाली जो वैल्यू है वो आपका गैप है। इसे आपकी अगेन वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका है, आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप लोग इसे फॉर लूप में यूज कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़े कि रेंज आपने डिफाइन करनी है विद स्पेसिफिक गैप तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप सिर्फ 1 कॉलन और एक और वैल्यू लिख देते हो, ठीक है, 1 कॉलन और एक और वैल्यू आप लिख देते हो और ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट मैटलैब उससे दरमियान में गैप आपका 1 ले रहा होता है। ठीक है, तो आपने गैप अगर देना है तो सेकंड वैल्यू पे आप गैप लिख दोगे और अगर आपने गैप नहीं देना तो उसका ये मतलब है कि आपकी दरमियान वाली जो वैल्यू है वो 1 है, गैप आपके पास 1 का है। देन एक चीज होती है आपके पास एम्प्टी वेक्टर। एम्प्टी वेक्टर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल इज इक्वल्स टू और स्क्वायर एम्प्टी ब्रेसेस। अब एम्प्टी वेक्टर की भी अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने अगर कोई लूप लगाया और आप लूप की हर स्टेप की वैल्यू को एक नए वेक्टर में स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, आपने एक एम्प्टी वेक्टर लूप से बाहर आपने डिफाइन कर दिया और लूप के अंदर आप y इज इक्वल्स टू y स्पेस और जोन सा वाली वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हो, लेट्स से x में वो वैल्यू तो x, तो उससे क्या होगा, साथ साथ आपके y की वैल्यू अपडेट हो गई और नेक्स्ट टाइम स्टेप पे वो अपनी नई वाली वैल्यू साथ एडजस्ट करता जाएगा। तो एम्प्टी वेक्टर की भी अगेन आपको जहां पे जरूरत है आपको खुद पता होगा कि जी अच्छा एम्प्टी वेक्टर में यूज करके इसका आउटपुट्स पे इस तरह से मैं इफेक्ट लेके आ सकता हूँ या इसमें मैं ये चीज इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ। देन उसके बाद एक दफ़ा आपको वेक्टर्स, आप लोग वेक्टर्स से भी काम करते हो, उसके बाद आपको कभी कभी मैट्रिसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैट्रिक्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो आप स्पेसिस के साथ वैल्यूज लिखोगे वो फर्स्ट रो होगी,
ठीक है, जितनी भी स्पेसेस के साथ वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट रो हो गए। देन सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो सेकंड रो में चली जाएंगे। अगर आपको थर्ड रो भी चाहिए, आप एक और सेमीकोलन लिख के थर्ड रो की वैल्यूज लिख दोगे। तो आप इस तरह से अपनी मैट्रिसेस को भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के लिए आपके पास जीरोस की कमांड है मैटलैब में कि m इज इक्वल्स टू जीरोस 2,3। अब ये 2,3 ब्रेसेस के अंदर क्या है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है रो को, 2 आपके पास इधर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमा के बाद वाली वैल्यू आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आप लोगों को अच्छे से ये चीज याद होगी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड हमारी कॉलम को करती है। इसी तरह अगर 1 का आपने मैट्रिक्स बनाना है तो 1 के मैट्रिक्स के लिए आपके पास वंस की कमांड है। इसमें भी अगेन आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट वैल्यू रोज है, नंबर ऑफ रोज, सेकंड वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपके पास आई की कमांड है। I3 लिखा तो आपके पास 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। I5 लिखेंगे 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। देन अक्सर आप लोगों को जरूरत पड़ती है रैंडम मैट्रिक्स की भी, रैंडम नंबर्स के लिए। जैसे अगर आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएं, आप लोग उसमें देखते हैं कि हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो वो एक रैंडम हर वैल्यू के आने की रैंडम होती है प्रोबेबिलिटी कि कौन सा है। तो रैंडम की कमांड भी आपको अक्सर जरूरत पड़ जाती है। तो रैंडम की कमांड के लिए आपके पास रैंड की कमांड है। अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा कि आप हेल्प और डॉक की हेल्प से इन्हें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी रैंडम की कमांड में हम लोगों ने 1,3 मतलब एक रो और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो हमें इतनी वैल्यूज रैंडम चाहिए, तो उसने रैंडमली हमें वैल्यूज दे दी। अब रैंडम की कमांड को आपने सर्च करना है। आप देखोगे कि रैंड के बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं आपके पास मैटलैब में। अब आपको हो सकता है कि रैंडम जो है वो इंटीजर वैल्यूज चाहिए हो, तो आप उसकी देखोगे रैंड आई की कमांड है। इसी तरह आपको अगर रैंडम वैल्यूज किसी एक लिमिट के अंदर चाहिए हैं तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि जी आपने अगर एक लिमिट के अंदर रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है तो वो किस तरह से होगी। तो आप लोग ये मैटलैब की हेल्प से ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। फिर अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास कोई वेक्टर है और आप उसकी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो। वो किस तरह से एक्सेस होगा, आपने क्या करना है, अगर आपके पास वेक्टर है, जैसे भी हमारे पास आर का वेक्टर, हमने रैंडम वेक्टर लिया और आर के वेक्टर में हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, और अब हम लोग इसकी थर्ड वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, थर्ड प्लेस पे वेक्टर की कौन सी वैल्यू है। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने वेक्टर का नाम लिखेंगे कि जी हमारे पास आर वेक्टर है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पोजीशन लिख देंगे कि जी थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है वेक्टर में। इसी तरह से अगर आपके पास मैट्रिक्स में आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए फिर आप क्या करोगे, आप रो नंबर और कॉलम नंबर बता दोगे। जैसे इधर आपको पता है आर में एक ही रो है तो हमने 1,2 लिख दिया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसकी ये वाली वैल्यू आपने एक्सेस कर ली। इसी तरह से आप लोग मैट्रिक्स की किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपने फर्स्ट प्लेस पे उसका रो नंबर लिखना है, सेकंड प्लेस पे उसका कॉलम नंबर लिखना है, तो वो आप उसे एक्सेस कर लोगे उस स्पेसिफिक वैल्यू को। अब एक स्पेसिफिक वैल्यू को तो हमने एक्सेस कर लिया, अब हो सकता है आपको मैट्रिक्स के पूरे कॉलम या पूरे की पूरी रो को एक्सेस करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे कॉलम को जब आपने एक्सेस करना है तो वो किस तरह से करना है। हमने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मैट्रिक्स का नाम या फिर अपने वेक्टर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम एक मैट्रिक्स में कर रहे हैं, तो आई हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेसिफाई किया था, आई मैट्रिक्स हमने एक ले लिया और हम लोग उसको सेकंड रो को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमने जिस रो नंबर को एक्सेस करना है, हम लोग कॉलम से पहले वो वाला नंबर लिख देंगे कि हमने सेकंड रो को एक्सेस करना है, और सेकंड रो की हर कॉलम को एक्सेस करना है, क्योंकि हर सेकंड रो की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे कॉलम्स होंगे। तो जब हम लोगों ने सेकंड रो पूरी को एक्सेस करना है तो हम कॉलम की जगह पे कॉलन लगा देंगे। कॉलन का ये मतलब है कि सेकंड रो के जितनी भी कॉलम की वैल्यूज हैं हम सबको एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर दोगे कि जी हमारा सेकंड कॉलम को हमने स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन उस कॉलम की सारी रो की वैल्यूज हमें चाहिए क्योंकि हमने पूरे कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोगों ने कॉलम लिखा (2), इसका ये मतलब है कि हम सेकंड कॉलम को जो है हम लोग एक्सेस कर रहे हैं।
अब इन केस अगर आप लोगों को पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे कॉलम की जगह आपको कुछ रोज और कुछ कॉलम्स की वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो वो किस तरह से होंगे? अगेन हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। कॉमा से पहले वाली हमारे पास रोज होंगी, कॉमा के बाद वाली हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो कॉमा से पहले रोज हम लोग कर रहे हैं कि जी 1 कॉलन 2। इसका ये मतलब है कि 1 से लेके 2 तक जो रोज हैं हमने उन्हें एक्सेस करना है। अब ये हो सकता है अगर आपने 3 एक्सेस करनी होती तो आप 1 से लेके 3 तक कर सकते थे, या 2 कॉलन 3 करते तो वो 2 से लेके 3 तक होनी थी। तो ये आप उनकी रेंज बता रहे हो कि किधर से किधर तक हमने रोज जो है वो एक्सेस करनी है। कॉमा के बाद आप एक्सेस करनी है किस तरह से, हम लोगों ने कॉलम्स कौन कौन से आप वो कर दोगे स्पेसिफाई। देन उसके बाद आपके पास साइज और लेंथ की कमांड्स होती थी। साइज से आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मिल रहे होते हैं। साइज पैरेंथेसिस के अंदर आपने नाम मैट्रिक्स का लिखा, फर्स्ट वैल्यू आपकी नंबर ऑफ रोज बता रही है, सेकंड वैल्यू आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स बता रही है। लेकिन इन केस अगर आपको जो है इन्हें सेव करना चाह रहे हो आप, आपकी कोई ऐसी जरूरत है, आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जिसमें आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उन्हें किसी वेरिएबल्स में सेव करना है, तो आप लोग किस कर सकते हो? आप लोग स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर 2 वेरिएबल्स ले सकते हो। जैसे मैंने इधर ले लिया m स्पेस n इज इक्वल्स टू साइज, और पैरेंथेसिस के अंदर उस मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं जिसका हमें साइज चाहिए। तो अब आप देखोगे कि आपके पास जब आप वर्कस्पेस में देखोगे m में आपके पास रो की वैल्यू सेव होगी कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और n में आपके पास जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेव हो चुके होंगे। तो आप m और n अपने कोड में कहीं पे भी यूज करोगे तो m नंबर ऑफ रोज डील कर रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम्स डील कर रहे हैं। और ये अक्सर आप लोगों को ऐसी जगह पे जरूरत पड़ेगी जब आप लूप्स लगा रहे होगे। हो सकता है आपने मैट्रिक्स देखा हो या आपकी जितनी वैल्यूज आ रही हैं उस रो में आप उनके ऊपर कोई लूप लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इस तरह के काम कर सकते हो कि जो आप एक वेरिएबल में उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेव कर लो। देन अगर आपके पास कोई वेक्टर है और आप चेक करना चाह रहे हो कि जी इस वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं, तो आप क्या कर सकते हो जी, लेंथ वेक्टर का नाम लिखा तो वो आपको बता देगा जी कि इसमें इतनी वैल्यूज हैं। फिर अक्सर आपके पास मैटलैब में इस तरह से होता है कि आप कोड जब बहुत ज़्यादा लेंथी कर लेते हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट अपना डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आपको अक्सर नहीं याद रहता, और आप कोई वेरिएबल ऐसा लिखना चाह रहे होते हो जो आपको लगता है कि शायद मैंने यूज़ किया हो, और आप चेक करना चाह रहे हो कि ये वेरिएबल ऑलरेडी यूज है या नहीं है आपके कोड में। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कमांड विंडो में हु की कमांड लिख दोगे। जब हु लिख दोगे कमांड विंडो में तो मैटलैब आपको क्या करेगा, आपको प्रोवाइड कर देगा आपने जो जो वेरिएबल्स उस कोड में यूज किए होंगे, या आपने ये वेरिएबल्स यूज किए हैं। अच्छा, उसके बाद अब ऑपरेशंस जो हैं, अब आपको पता है आप वेक्टर्स और मैट्रिसेस को जब डील करते हो तो आपको उन पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, उनकी वैल्यूज को हो सकता है कंपेयर करना पड़ जाए। तो कुछ कॉमन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके, वो आप लोगों को सबको आइडिया है कि जी प्लस का साइन हम एडिशन के लिए, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का, डिवीजन के लिए बैक स्लैश, पावर ऑपरेटर के लिए आप हेड का साइन यूज कर रहे हैं, और आपका जो ट्रांसपोज के लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो आपका होता है वो यूज कर रहे हो। उसके बाद कुछ जो फंक्शंस हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं आप लोग यूज करते हो अपने सिग्नल्स में। आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड किसी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने फाइंड करना है या रियल नंबर का फाइंड करना है, तो आप एब्सोल्यूट के लिए एबीएस की कमांड लिखते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए नंबर का। उसके बाद अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल फाइंड करना है तो आपके पास सिंपल एंगल की कमांड है। कोसाइन वेव्स आपने जो है प्लॉट करनी है, आपके पास कॉस की कमांड है। साइन वेव आपने प्लॉट करनी है, आपके पास साइन की कमांड है। एक्सपोनेंशियल के लिए आपके पास EXP की कमांड है। अब उसके बाद अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे जाएं, हमने इधर इस एग्जांपल में क्या किया है, हम लोगों ने x एक वेक्टर जो है डिफाइन कर दिया जिसके हमारे पास 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। अब हम लोग सबसे पहले इस पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी स्केलर मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर, तो ये स्केलर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा आप देखो कि मैंने इसे x में ही सेव किया है, x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसका ये मतलब है जो आपका पुराना वेक्टर x था वो अपडेट हो गया अब इस नई वैल्यूज के साथ। अब जब भी आप x वेक्टर कहीं पे फर्दर यूज करोगे तो आपका ये नए वाला वेक्टर यूज होगा। तो आप लोग जब कोड कर रहे हो कि आपने दिमाग में रखना है, ध्यान से रहना है कि जी अगर आपको पुराना वेक्टर भी यूज करना है
तो आपने जो वैल्यूज हैं आउटपुट की वो किसी नए वेक्टर में स्टोर करनी है। अगर आपको पुराने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपडेट करना चाह रहे हो, तब आप अपडेट करोगे, क्योंकि पुरानी वैल्यूज इसके बाद एक्सेसिबल नहीं रहेंगी। उसके बाद जब आप फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे इधर x डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये वाला जो x है, अब ये वाला नया वेक्टर होगा जो आपने लास्ट वेक्टर फाइंड किया था, अब उस वेक्टर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आपके पास x में ये वैल्यू है। अब ये सेम आपके ऊपर वाली इसलिए आ गई क्योंकि हमने 2 से इसे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेम चीज आपकी वही होगी। अब उसके बाद हमने एक और नया वेक्टर y जो है वो डिफाइन किया, जिसमें 1 2 3 4 5 हम लोगों ने स्टोर कर दिया। अब हम एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, x प्लस वाई कर रहे हैं, x एक वेक्टर है और y एक वेक्टर है। तो एडिशन आपकी तभी हो सकती है जब आपका x और y का जो साइज है वो सेम होगा, वरना आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर दे देगा। उसके बाद अगर आप बात करो, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की अगर बात करें, तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग x और y की करना चाह रहे हैं, उसका ये मतलब है कि x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं फर्स्ट वैल्यू से y की, x की सेकंड वैल्यू y की सेकंड वैल्यू, x की थर्ड वैल्यू y की थर्ड वैल्यू, एंड फोर्थ वैल्यू, यानी हर जो पोजीशन पे दो वेक्टर्स की वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टेरिक के साथ आपने डॉट का सिंबल यूज करना है। जब आप डॉट स्टेरिक लिखेंगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब मैटलैब के आप देखोगे, मैटलैब में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग आगे जब डीएसपी के भी अपने टास्क वगैरह कर रहे होगे, आप देखोगे उसमें बहुत सारे आपके मैटलैब के फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, वो आप लोग बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज करके अपने रिजल्ट्स को देख रहे होगे, और आप लोग जो आपके प्रॉपर स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं, एडिशन डिवीजन सब कुछ करके भी आप देख रहे होगे इसके रिजल्ट्स को और कंपेयर कर रहे होगे, ठीक है। तो मैटलैब में बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिस तरह लॉग का फंक्शन है। अगर आप लॉग फाइंड कर रहे हो, ठीक है, लॉग का फंक्शन अब आपने देखना है, जिस तरह मैंने पहले आपको उसका रैंड की कमांड का कहा कि रैंड की कमांड आपकी इंटीजर वैल्यूज भी कर रही होती है, आप लोगों ने ये देखने हैं फंक्शन। तो उसी तरह से लॉग के फंक्शन भी, जो अगर आप सिंपल लॉग लिखोगे तो वो नेचुरल लॉग फाइंड कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप सिंपल लॉग लिखोगे तो नेचुरल लॉग फाइंड कर रहा होगा। फिर अगर आप लॉग 10 लिख रहे होगे तो वो आपका लॉग बेस 10 फाइंड कर रहा होगा, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हो। उसके बाद राउंड की कमांड है आपके पास। राउंड की कमांड आपके बेसिकली क्या कर रही है, आपके 0.5 और उससे ऊपर की वैल्यूज को ग्रेटर वैल्यू पे मैप, और अगर 2.2 जिस तरह 0.5 से कोई छोटी वैल्यू है तो वो उसकी लोअर वैल्यू को जो है मैप कर रही होती है। अब राउंड के लिए भी आपके पास वेरियस फंक्शंस अवेलेबल है मैटलैब में, ठीक है। अब राउंड अगर आप सिंपल राउंड कर रहे हो तो वो इस तरह से चल रहा है कि वो 1.5 को 2 पे मैप कर रहा है, 1.6 को 2 पे कर रहा है, 1.8 को 2 पे कर रहा है, 2.2 को वो 2 पे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी और भी अवेलेबल है, जिस तरह सील का फंक्शन है। सील का अगर फंक्शन आप यूज करोगे तो वो राउंड कर रहा होगा वैल्यू को, जैसे 1.5 है तो इससे ग्रेटर वाली वैल्यू पे, 2.2 है तो इससे ग्रेटर वाली वैल्यू यानी 3 पे, 3.1 है तो वो 4 पे, तो वो उस तरह से मैपिंग कर रहा होता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप उसमें कौन से वाला फंक्शन यूज करना चाह रहे हो। फिर इधर आप देखोगे हमने एक ए वेक्टर जो है, नया वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया है। किसी को कोई इशू तो नहीं है अभी तक? नो सो तो नहीं रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे? नो मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो हम लोगों ने इधर एक वेक्टर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग इस पूरे वेक्टर का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सम की कमांड से कर सकते हैं, ठीक है। सम ए लिखा तो ये सारी वैल्यूज को, इस वेक्टर की सारी वैल्यूज को एड अप करके हमें एक आउटपुट आ गई, ठीक है। अभी हम लोग वेक्टर्स की बात करें, अभी हम लोग मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे। तो वेक्टर में ये सब वैल्यूज हो गई। मीन इसी तरह फाइंड किया मीन की कमांड से, तो आपके पास इस वेक्टर का मीन हमें मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, और मैक्सिमम के लिए मैक्स की कमांड से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये आप जब सिंगल सिंगल कमांड लिख रहे होते हो तो ये आपकी बेसिकली वेक्टर की आपकी समिशंस और मीन वगैरह फाइंड करके हो रहा है। लेकिन इन केस अगर आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो इससे क्या होगा, अगर आप सिंपल मीन ए लिखोगे तो आपको आउटपुट में हर कॉलम का मीन आपके पास आ जाएगा,
ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का मीन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इस मीन ए के साथ पैरेंथेसिस लगा के एक और मीन लिखना पड़ेगा, वरना सिंपल मीन से आपके पास हर कॉलम का मीन आ जाएगा। इसी तरह से मैक्स का भी इसी तरह हर कॉलम का आपके पास मैक्स आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने अगर पूरे के पूरे मैट्रिक्स का करना है ऑब्टेन, तो आप क्या करोगे, पहले आप मैक्स की कमांड के साथ अपना मैट्रिक्स लिखोगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद एक और मैक्स की कमांड लिखोगे। वो क्यों? क्योंकि एक दफा आपके पास कॉलम वाइज आपकी मीन या मैक्स, आप जो चीज भी फाइंड करो, कॉलम वाइज आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, तो वो एक आपके पास रो वेक्टर बन रहा होगा, क्योंकि हर कॉलम की वैल्यू आ रही है, तो वो एक आपके पास आउटपुट रो वेक्टर आ रहा होगा। फिर जब आप एक और फंक्शन उस पर अप्लाई करोगे तो वो उस रो वेक्टर पे अब अप्लाई होगा, तो वो आपको एक सिंगल वैल्यू फिर दे देगा। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, आपको कंपैरिजन कभी करना पड़ जाता है, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ जाती हैं। तो कंपैरिजन आपके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि किसी वैल्यू के बराबर है या नहीं है, लोअर है या नहीं है, लोअर और इक्वल है या नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल टू है या नहीं है। तो ये काम किस तरह से, अगर हम लोग एक एग्जांपल इधर देखें, हमने एक ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, जिसमें 1 1 3 4 1 हमारे पास वैल्यूज हैं, और अब हम लोग कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, और कंपैरिजन के साथ हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया ताकि हमारी आउटपुट उस वेरिएबल में स्टोर होती जाए। ठीक है, अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको डायरेक्टली बस आंसर लिखा हुआ आ जाएगा कि जी है या नहीं है, आप उसे यूटिलाइज फर्दर नहीं कर सकोगे। तो अब हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि जी ए वेक्टर की वैल्यूज जो हैं वो 1 के इक्वल हैं या नहीं है। तो हम लोगों ने वेक्टर इक्वल के लिए हम लोगों के पास डबल इक्वल का साइन है, साथ हमने 1 लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट वैल्यू कंपेयर हुई, 1 1 ट्रू है, तो आपको पता है ट्रू के लिए हम 1 यूज करते हैं, फॉल्स के लिए हम 0 यूज करते हैं, तो आपका कंपाइलर उस जगह पे 1 लिख देगा। नेक्स्ट वैल्यू 1 1 कंपेयर हुई, आपके पास वो भी ट्रू है, वो भी 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 3 और ये 1 है, तो ये फॉल्स हो गई, तो 0 4 एंड 1 फॉल्स हो गई, 0 एंड लास्ट वैल्यू आपकी जो सी इक्वल है, ट्रू है, आपका 1 आ गया। इसी तरह से जब आप लेस का कंपेयर करोगे, a लेस देन 1 है या नहीं है, तो आप देखोगे कि वेक्टर पूरे में कोई भी वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, सब वैल्यूज फॉल्स हैं, तो आपके पास आउटपुट पे 0 आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज को भी कंपेयर करके चेक कर सकते हो। तो कंपैरिजन आपके पास आ सकता है, आप चेक कर रहे हो कि अगर आप कंडीशंस यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप चेक करना चाह रहे हो कि यूजर आपने जो लेट्स से आपका जो लास्ट स्टेप पे वैल्यू आई है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके, वो आपकी 2 से ग्रेटर है या नहीं है। तो आप उस वक्त चेक कर सकते हो कि जी इफ x इज ग्रेटर देन 2, और उसके अगर वो ग्रेटर है तो उसके जो फर्दर एसोसिएटेड एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। तो आपको कंपैरिजन के लिए आपके पास डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है मैटलैब में प्रोवाइडेड हैं। मैम हाँ जी बच्चे। मैम यहाँ जो आप ये जो वेरिएबल है IND, मैम इसमें ये देखें डिफरेंट कमांड्स लगे हुए हैं, तो ये पहले ऑलरेडी उसमें स्टोर हो गया है वैल्यू, तो वो फिर मसला नहीं करेगी बार बार? अच्छा बच्चे, ये अगेन उसी तरह से है कि अगर आप देखो, अगर हम लोग इसी तरह से पूरा का पूरा कोड लिख रहे हैं मैटलैब में, ठीक है, तो IND जो है आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, IND आपका अपडेट हो जाएगा। अब लेकिन इसमें अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल में देखो, तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में ये सेपरेट सेपरेट कंसीडर किया हुआ है। अगर आप ये देखो कि लास्ट स्टेप पे इधर 1 1 1 1 हो चुका है सब, लेकिन नेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करें a नॉट इक्वल टू 1, तो वो हम लोग a इसी चीज का ले रहे हैं, यानी हर टाइम स्टेप पे हम लोग डिफरेंट तरह से, आप ये समझ लो कि आप कोड को चेंज बार बार कर रहे हो। यानी आपने मैटलैब में अगर कोड ये चीज लिखी है पहले, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बस इस साइन को चेंज करते जा रहे हो। बाकी आपकी बात वो ठीक है कि जी आप IND जो है ये आपका अपडेट होता जा रहा है। अगर आप ये पूरा लिखोगे तो आपके पास इस स्टेप पे फिर ये वाली वैल्यू कंपेयर 1 वाली होगी इसके साथ, ठीक है, फिर ये सब के सब जो हैं वो 0 हो जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो आंसर्स हैं, अगर आप आंसर्स पे गौर करो तो ये आंसर्स उस तरह से हैं कि लास्ट वाली अपडेटेड वैल्यू को नहीं कंसीडर कर रहा, वो इसी के साथ कंपेयर कर रहा है जो आपकी फर्स्ट है। ये सेम उस तरह से है कि आप एक दफा आपने कोड लिखा, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, आपने इतना सा इधर तक आपने कोड लिख दिया, तो आप इसी वैल्यू को बार बार चेक कर रहे हो चेंज करके, इधर पहले इक्वल टू करके चेक किया, फिर लेस देन करके, फिर ग्रेटर देन करके, ठीक है। ठीक है मैम।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर कुछ कंट्रोल फ्लो इन मैटलैब अगर हम लोग देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा है, आपने C++ भी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में मैटलैब भी यूज़ की हुई है। तो उसमें आप लोगों ने लूप्स देखी होंगी, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो मैटलैब में भी फॉर लूप, वाइल लूप हम लोग DSP में भी यूज़ करेंगे। उसी तरह से कुछ आपके पास ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो काम आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो उनके लिए। कुछ आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हो कि ये दो चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है, या ये चीज़ इससे ग्रेटर है या नहीं है। तो उसके लिए आप इफ एल्स या इफ एल्स इफ इन स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाते हो, स्विच केसेस की तरफ चले जाते हो। तो स्विच स्टेटमेंट्स भी आप लोगों को थोड़ा सा भी हम लोग आगे सिंटेक्स भी इनका देख लेते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले अगर आप फॉर लूप का देखो तो फॉर लूप के लिए हमारे पास जो कीवर्ड मैटलैब में है वो स्मॉल लेटर्स में फॉर का है। फॉर k इज इक्वल्स टू अरे, इसका ये है कि इधर अरे में आप वो चीज़ लिख सकते हो जिस तरह अभी हमने ऊपर रेंज की बात की कि 1:01:10। ठीक है, इसका ये मतलब है कि 1 से हमारी स्टार्ट हो रही है हमारी लूप, गैप हमारे पास 0.01 के दरम्यान में, और हमारे पास जो कंडीशन है एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास 10 है। हमारा लूप 10 तक चलेगा। फिर लूप मैम की ये आपकी बात रिपीट स्टेटमेंट करें, ये समझ में। 1 मिनट बच्चे रुकें। फॉर आपके पास कीवर्ड आपके पास फॉर लूप के लिए, और आप लोग देखते होगे जब आप लूप आपने स्टार्ट करना होता है तो आप लूप को एक इनिशियल पॉइंट बताते हो, फिर आप उसमें उस वेरिएबल में अपडेट कर रहे होते हो, और एक एंडिंग पॉइंट बता रहे होते हो जो कंडीशन जिसके बाद फॉल्स हो जाती है, जिसके बाद आपका लूप एंडिंग पॉइंट के बाद नहीं चल रहा होता। तो इधर जो ये अरे लिखा हुआ है, इधर आप उस तरह से लिख सकते हो जिस तरह ये भी ऊपर मैंने आपको रेंज का बताया था। यहाँ ये ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, यानी आप लोग लूप को इनिशियलाइज 1 वैल्यू से कर रहे हो, और उसमें गैप आप नेक्स्ट टाइम 0.5 का दे रहे हो, और एंडिंग पॉइंट आप 5 पे लिख रहे हो। यानी जब आपका लूप 5 पे पहुंच जाएगा फॉर लूप, तो उसके बाद आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। अगर आपको याद हो, जब आप लोग फॉर लूप अप्लाई करते हो तो फॉर लूप में एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक आपकी कंडीशन होती है जो चेक हो रही होती है, और एक आप जो सा उसमें इंक्रीमेंट या फिर उस वेरिएबल में कोई गैप प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो आपके पास उसी तरह से ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लूप का, ये आपके पास आप उसका गैप प्रोवाइड कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी x की हम लोगों की लूप में चलेगी वो 0.5 के फर्क से चलेगी, और ये आपके पास एंडिंग पॉइंट है कि आपके पास लूप 5 तक चलेगा। ठीक है, तो उधर जो अभी फॉर में अरे लिखा हुआ है तो आप उधर उस तरह से लिख सकते हो। देन आप उसके बाद आपका जब लूप चलेगा, आपका जब तक कंडीशन ट्रू है या फिर जब तक आपकी लास्ट वैल्यू पे आप अप्रोच नहीं कर जाते, तब तक आप अंदर आते हो, अपनी आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने मल्टीपल टाइम्स आपने टास्क प्रोवाइड परफॉर्म करना होता है, वो स्टेटमेंट्स आएंगे, और फॉर लूप आपने एंड भी करना होता है। तो ये आपके पास इसका सिंटेक्स है मैटलैब में, आपने फॉर लूप के लिए फॉर का कीवर्ड यूज करना है और उसे एंड भी करना है। अब जैसे इधर एक एग्जांपल अगर छोटी सी आप देखो, किसी ने कहा कि हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें हमें साइन फंक्शन की 11 वैल्यूज चाहिए इवनली स्पेस्ड एट n/10। ठीक है, 11 वैल्यूज चाहिए इवनली स्पेस्ड एट n/10। तो आप लोग क्या करोगे, आपने लूप इनिशियलाइज किया n इज इक्वल्स टू 0 से 10 तक। ठीक है, अब ये 11 वैल्यूज हो गई क्योंकि 0, देन हमने कहा कि अगर हम लोग दरमियान में गैप नहीं देते तो मैटलैब बाय डिफॉल्ट आपका गैप लेता है 1 का। तो आपकी 0 से 10 तक लूप आपका चला, और लूप में आप क्या कर रहे हो, आप एक, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आप लूप की हर वैल्यू को अगर सेव करना चाह रहे हो तो आप एम्प्टी वेक्टर से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप जो वेरिएबल ले रहे हो वो भी वेक्टर बनाते जाओ। ठीक है, वो दूसरा तरीका ये है। x ऑफ n+1 का ये मतलब है कि x ऑफ n आपके पास फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पे 0 होगा, +1 1, यानी x ऑफ 1 जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे आपकी वैल्यूज जो है ये वाली स्टोर होगी जो आपकी n इज इक्वल टू 0 पे आप फाइंड कर रहे हो। आपने ये फाइंड किया, आपकी x की फर्स्ट वैल्यू वो स्टोर हो गई।
देन उसके बाद आपने दोबारा आपके पास लूप में गया, लूप में 1 का इंक्रीमेंट आया, 1 का इंक्रीमेंट आके आपके पास n अब इधर क्या हो गया 1, 1 + 1 2, x ऑफ 2। अब सेकंड पोजीशन पे आपके पास जो नई साइन की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन पाई इंटू 2 सॉरी पाई इंटू 1/10। इसी तरह से आपका लूप ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप 10 तक नहीं पहुंच जाते। अब फॉर लूप आप लोग अक्सर ऐसे भी होता है आप लोगों के पास नेस्टेड फॉर लूप्स भी आप यूज कर सकते हो। वो किस तरह से, अगर हम एग्जांपल देखें कि हम लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो आपके सेमेस्टर्स हैं, आपके डिग्री के 8 सेमेस्टर्स हैं और हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हैं, तो हमने उन 5 कोर्सेज के नाम जो हैं वो यूजर से पूछने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग सबसे पहले 2 लूप्स हमें चाहिए होंगे। हमें पता है कि जी 8 सेमेस्टर्स हैं और हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हैं। तो आप क्या करोगे, आप 2 लूप्स लगा लोगे। आउटर लूप आप लगा दोगे सेमेस्टर्स में कि जी फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर आए, वो इनर लूप को अप्रोच करे। इनर लूप में आपके पास 5 कोर्सेज होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के इनर लूप में आपके पास 5 कोर्सेज हैं, आप 5 कोर्सेज के नाम लिखोगे। वो इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपके वो 5 कोर्सेज पूरे नहीं हो जाएंगे। देन आपके पास वो इनर लूप 5 कोर्सेज पूरे हुए, इनर लूप आपका फॉल्स हो गया, स्किप हुआ, दोबारा आपका कंट्रोल आउटर लूप पे आ गया। आउटर लूप ने अपनी वैल्यू अपडेट की और अब वो सेकंड सेमेस्टर वाली वैल्यू यानी 2 वैल्यू पे चला गया। वो फिर से इनर लूप में आएगा, अपने 5 कोर्सेज को पूरा करेगा। इनर लूप आपका एग्जिट हुआ, आउटर लूप पे कंट्रोल आया। तो ये इसी तरह तब तक कंट्रोल उसका चलता रहेगा जब तक आपका आउटर लूप का भी एंड नहीं आ जाएगा। तो आपके इसी तरह आपको कहीं पे आपके टास्क इस तरह भी हो सकते हैं कि आपको नेस्टेड लूप से अप्लाई करनी पड़े। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो अगर आप ये जीरोस का नहीं भी एक वेक्टर डिफाइन करते तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने इधर क्या किया, सबसे पहले जीरोस का एक वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया जिसमें 5 वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 लूप्स लगाए। आउटर लूप हमारा फॉर k = 1 से 5 तक है। ठीक है, हम लोगों ने कह दिया जी ये आउटर लूप हमारा रोज पे लग रहा है, क्योंकि अगर आप ये देखो h k, l है, हम लोग जो अंदर मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें हमारे पास k हमारी रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउटर लूप हमने रोज पे लगा दिया, हमारे पास 5 रोज हैं, और इनर लूप हमने जो है कॉलम्स पे लगा दिया, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, आपका आउटर लूप चला, आउटर लूप चलने के बाद आपके पास फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पे k की वैल्यू 1 है। ठीक है, k की वैल्यू 1 है आपकी, आप लोगों का इनर लूप पे कंट्रोल आ गया। इनर लूप पे कंट्रोल आया तो आपके पास जो l की वैल्यू है फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पे 1 है। अब आपके पास लूप अभी चल रहा है तो आपके पास h k, l यानी आपका फर्स्ट रो थी और आप फर्स्ट कॉलम पे हो, तो आपने उसकी वैल्यू उधर फाइंड की और उसमें इनपुट कर दिया, तो आपकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपको मिल गई। देन अगेन आपका कंट्रोल इनर लूप पे ही आया क्योंकि अभी इनर लूप आपकी एग्जिट नहीं हुई। 2 हुआ, h1, 2 फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को एक्सेस किया, उसको उसकी वैल्यू असाइन कर दी कैलकुलेट करके। देन अगेन आए, जब तक आपका इनर लूप चलता रहेगा आपके पास फर्स्ट रो की वैल्यूज आती रहेंगी। इनर लूप एग्जिट हुआ, आपका कंट्रोल आउटर लूप पे गया, देन आपके पास k की वैल्यू अपडेट हुई, आपकी अब वैल्यू होगी k = 2। अब k की वैल्यू 2 हो गई, अब आपका इनर लूप पे कंट्रोल आया, इनर लूप पे आपके कंट्रोल आने के बाद अब h का अब कॉलम नंबर 2 हो गया, और h के अब आप कॉलम्स चेंज कर रहे हो तो आपकी सेकंड वाली आप जो रो है वो आप कंप्लीट करना शुरू कर दी। तो इसी तरह से आपका नेस्टेड लूप्स जो हैं वो आपके काम करते हैं। आपके हो सकता है आप 3 लूप्स अप्लाई करना चाह रहे हो, 4 लूप्स करना चाह रहे हो, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो। फिर आपके पास एक आती है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप आपका किस तरह से होता है, वाइल लूप का कीवर्ड है आपके पास वाइल मैटलैब में। वाइल लूप भी उसी तरह से आपने एंड भी करनी है। ठीक है, अब अगर आपको वाइल लूप का याद हो तो वाइल लूप में आप क्या करते हो, वाइल लूप में आप एक तो इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल को लूप से पहले, और वाइल लूप के साथ आप कोई कंडीशन लिखते हो। एक्सप्रेशन में आपके पास कंडीशन आ जाती है कि किस पॉइंट तक आपका ये लूप चलना है, और जिस पॉइंट तक चलना है तब तक आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती रहे। इसकी अगर आप एग्जांपल देखो तो हम लोगों ने क्यू वेरिएबल लिया जिसमें हमने पाई की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, क्यू में हम लोगों ने पाई की वैल्यू असाइन कर दी। अब आपको पाई अगर आप देखो हमने पी आई जिस तरह लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि पाई ऑलरेडी बिल्ट इन है हमारे मैटलैब में, तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी मैटलैब को पता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली पाई लिख दिया। अब हम लोग वाइल लूप लगाना चाह रहे हैं, कंडीशन हमने क्या लिखी जी, वाइल हमारी लूप है और कंडीशन हमने लिख दी कि जी जब तक q की वैल्यू जो इस वेरिएबल की वैल्यू है ग्रेटर देन 0.01 है
तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और हम लोग q की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं लूप के अंदर, ठीक है। q इज इक्वल्स टू q बाई टू, q इज इक्वल्स टू q बाई टू हुआ। नेक्स्ट टाइम दोबारा हमारे पास आया, चेक हुआ जी q की वैल्यू ग्रेटर है 0.01 से, जब तक ग्रेटर है लूप चलता रहेगा। जब ये वैल्यू स्मॉल हो गई, फॉल्स हो गई, आपका ये लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो आप लोग लूप, वाइल लूप को भी यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप कहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहे हो। उसके बाद हमारे पास जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कंपैरिजन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने को याद होगा, आप लोगों ने इफ स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो इफ स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि आपके पास मैटलैब में इफ का कीवर्ड है स्मॉल लेटर्स में, इफ का, और साथ आपके पास एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन आपके पास इधर कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन आप लोगों की, आप जो वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहे हो वो कंडीशन है आपकी, आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हो। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब इसके साथ जो एसोसिएटेड इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी, वरना आपका कंट्रोल इस इफ स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप सिंपल इफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो आपके सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती हैं। अगेन आपको इफ को भी एंड करना होगा। लेकिन इन केस अगर आपको कोई टास्क ऐसा मिलता है जिसमें आप लोगों ने वो वाली स्टेटमेंट्स भी रन करनी है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब भी कुछ आपने रन करना है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तब भी आपने कुछ रन करना है, तो आप इफ एल्स की तरफ चले जाओगे, ठीक है। आपने इफ अपना कीवर्ड लिखा, एक्सप्रेशन लिखा उसके साथ, देन उसकी स्टेटमेंट्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास फिर ये एल्स वाली स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी इफ के साथ वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी, अगर फॉल्स है तो आप एल्स वाली कंडीशन स्टेटमेंट्स में आ जाओगे और आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट्स जो है रन होंगे। अगेन इफ एल्स को भी आपने एंड करना है। उसके बाद एक चीज ये है कि अभी तो आप सिंगल स्टेटमेंट देख रहे हो कि अच्छा इफ एल्स से आप क्या कर रहे हो, इफ कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट्स, नहीं तो ये स्टेटमेंट्स। अब आपके पास कुछ केस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। आप देखना चाह रहे हो कि इफ a इज ग्रेटर देन 2, इफ a इज ग्रेटर देन 1, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इफ फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखी, एक कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू है तो ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर ये नहीं ट्रू तो फिर वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये नहीं ट्रू तो वो नेक्स्ट एल्स इफ चेक करेगा, और अगर ये कोई भी नहीं ट्रू तो वो एल्स वाली में फिर जाएगा, ठीक है। तो एल्स इफ वाली आपके पास वो है जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होगा। अब अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट की तरफ मूव करें, तो स्विच स्टेटमेंट में आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरह से होता था, आप स्विच लिखते थे और उसका जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखते थे, आप उसमें कोई वेरिएबल ऐसा लिखते थे जिसमें इंटीजर वैल्यू या फिर कोई करेक्टर वैल्यू आ रही हो जिसे आप चेक करना चाह रहे होते थे, ठीक है। तो अगर आप स्विच स्टेटमेंट में इधर आप कंडीशनल ऑपरेटर लिखोगे तो आपको नुकसान ये होगा कि आप जब कंडीशन स्विच के साथ इस एक्सप्रेशन में अगर कोई कंडीशन अप्लाई कर दो, यानी रिलेशनल ऑपरेटर की फॉर्म में, तो आपके ये जो केसेस की वैल्यूज मल्टीपल होती थी ये सिर्फ 2 रह जाएंगी, क्योंकि आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर से आपको या तो आंसर ट्रू मिल रहा होगा या फॉल्स मिल रहा होगा, तो आपके केसेस की वैल्यू या तो 1 होगी या वो आपकी 0 होगी। तो आप लोग कोशिश करना कि अवॉइड करो कि जी आप ये कंडीशंस जो हैं आप स्विच स्टेटमेंट में अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा मेथड नहीं है कि आप इधर बार बार आप क्या करोगे, आप कंडीशन लिखोगे फिर केस 0 केस 1 फिर केस 0 केस 1, तो उससे बेहतर है कि आप इफ एल्स यूज कर लो, ठीक है। तो आपने इधर कोशिश करनी कि आप वो एक्सप्रेशन लिखो जो आपकी स्केलर वैल्यू हो या फिर आपका कोई करेक्टर वैल्यू हो। लेट्स से अगर हमारे पास x में हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग के पास x में मीन वैल्यू आ रही है या फिर हमारे पास हम x में मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम चेक करना चाह रहे हैं x की वैल्यू है क्या। तो हम लोगों ने क्या किया, x में अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हम लोगों ने स्विच x इधर लिख दिया, उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसे हम चेक करना चाह रहे हैं। केस वैल्यू 1 हम देखना चाह रहे हैं, केस 20, केस 20 अगर हम लिखेंगे तो 20 का मतलब ये है कि इस x की वैल्यू अगर 20 है तो इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स रन हो जाए। देन केस की वैल्यू अगर 2 लेट्स से अगर 10 है, अगर इस x में 10 वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट्स रन हो जाए। तो आप बेसिकली उस वेरिएबल में जो वैल्यूज पड़े हुए हैं उससे आप चेक कर रहे हो और उससे रेलिवेंट जोन से वाला केस ट्रू हो रहा है वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं।
इन केस अगर कोई भी केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही, कोई भी केस की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो आपने एक अदरवाइज का होगा आपके पास, जो आपके पास अगर ये वाली कोई भी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, कोई भी वैल्यूज आपकी मैच नहीं कर रही, तो आपके पास ये अदरवाइज वाली स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। अब जैसे इसकी अगर एग्जांपल आप देखो, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू सील 10 इंटू रेंड, हमने एक x में एक वैल्यू एक रैंडम नंबर से जनरेट कर ली। अब हम चेक करना चाह रहे हैं इस x में वैल्यू क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्विच x, ठीक है, x पे हम लोग स्विच लगा रहे हैं x वेरिएबल पे। और अगर आप केस का देखो, हम लोगों ने केस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1,2 लिखा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम लोग दो वैल्यूज एट अ टाइम चेक कर रहे हैं कि केस की अगर वैल्यू 1 या 2 है तो हमारी हम लोगों का डिस्प्ले कर दें कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 20% है। अब आपको ये डिस्प्ले की कमांड का तो आइडिया अभी तक होगा कि मैटलैब में डिस्प्ले हम लोग डिस्प की कमांड से कर रहे हैं, और ये हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए। इसी तरह केस 3, 4, 5 का ये मतलब है कि ये हमारी तीन वैल्यूज इसकी चेक हो रही है कि x में 3, 4 या 5 में से कोई वैल्यू है, तो वो प्रोबेबिलिटी 30% कर दें। एंड अगर ये दोनों वाले ये वाले केसेस वाली वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो अदरवाइज में जाके तो डिस्प्ले कर दे कि जी प्रोबेबिलिटी 50% है। अच्छा, अब फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो मैटलैब में जिस तरह आप लोग ये साइन, कॉस, रेंड, इस तरह के फंक्शंस यूज करो, ये बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। यानी से हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जब हमने यूज करना है हम इन्हें सिंपल कॉल कर रहे होते हैं उस फंक्शन के नाम से जिस नाम से ये लाइब्रेरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कुछ फंक्शंस आप लोग खुद से भी बना रहे होते हो जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो आप लोग इसलिए बना रहे होते हो सकता है कि वो वाला फंक्शन आपने मल्टीपल कोड्स में यूज करना हो, तो आप लोग कहते हो कि हम एक ही दफा ये फंक्शन बना लेते हैं और सिंपल अपने कोड में कॉपी कर वो कॉल कर लेंगे। अब जब आप फंक्शन बना रहे होते हो तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप बना कैसे रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आप एडिटर फाइल में ही बना रहे होते हो। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो फंक्शन का आपकी फाइल है वो फाइल उसी लाइब्रेरी में प्रेजेंट हो जिसमें आपकी मेन फाइल आपकी प्रेजेंट है। यानी अगर आप एबीसी में आप उस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो, जो फंक्शन आप बना रहे हो, ठीक है, एबीसी फाइल में कॉल करना चाह रहे हो, तो आपकी एबीसी वाली फाइल और जो आपके फंक्शन की फाइल है वो दोनों सेम लोकेशन पे हो। और दूसरा ये कि आप लोग जो फंक्शन जिस नाम से बना रहे होगे वही नाम उसकी एम फाइल का भी रखना है। अब हम लोग किस तरह से बना रहे होते हैं, अगर आप लोग गौर करो, आप लोगों ने क्या करना है, एक नई एडिटर फाइल अपनी खोलनी है, ठीक है, अपनी एम फाइल एक नई खोल लेनी है। उसमें आपने स्टार्ट किससे करना है, फंक्शन लिख के, और दूसरा आपने एक फाइल के अंदर एक ही फंक्शन बनाना है। आप ज्यादा फंक्शंस नहीं एक फाइल में बना सकते। आपने फंक्शन लिखा, अब ये स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आपके आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी आपका ये फंक्शन जो आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी बी कॉमा जे है तो आपके फंक्शन दो आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, और बी और जे में जो भी वैल्यूज हैं वो वाली वैल्यूज आप अपने मेन फंक्शन में जब आप लिख रहे होगे तो आपके पास उसी सीक्वेंस से आपकी सेव होंगी। यानी आपने फंक्शन को कॉल किया और आपने बी और जे उधर लेट से आप एम और एन में वैल्यू सेव कर रहे हो, तो बी वाली वैल्यू आपके फर्स्ट वेरिएबल में आएगी, जे वाली वैल्यू आपके सेकंड वेरिएबल में आएगी। इसी तरह आपने इज इक्वल टू लिखना है, फिर आपने फंक्शन का नाम लिखना है, जो आप फंक्शन बना रहे हो वो आपने फंक्शन का नाम खुद से रखना है। अब वो फंक्शन का नाम आपने जब भी आपने अपने मेन फंक्शन में कॉल करना है तो उसी एग्जैक्टली सेम उसी नाम से आपने उसे कॉल करना है। जैसे आप साइन फंक्शन, अगर इधर आप देखो, आप साइन फंक्शन को कॉल कर रहे हो SIN के नाम से, तो वो आपकी लाइब्रेरी मैटलैब लाइब्रेरी में ये फंक्शन इसी नाम से पड़ा हुआ है। तो आपने अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो आप सेम इसी तरह से लिखोगे अपने मेन फंक्शन के अंदर जहां पे से कॉल कर रहे होगे। और दूसरा, आप जब फंक्शन बना रहे होगे, जैसे इधर आप डिस्कॉर्ड सॉर्ट के नाम से आप बना रहे हो, ये डिक्रीजिंग सॉर्टिंग आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आपने जब फंक्शन इसकी एम फाइल को सेव करना है तो आपने इस फंक्शन के नाम से ही सेव करना है, यानी इसी नाम से .m करके आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। आपने जो फंक्शन का नाम रखा है उसी नाम से आपकी एम फाइल का नाम होगा, और जब आपने इसे दूसरी फाइल में कॉल करना है तो सेम इसी नाम से आप कॉल करोगे। ठीक है, फिर आप देन अपने ये जो आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर इस साइड पे वेरिएबल है ये आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनपुट वेरिएबल का ये मतलब है जब आप साइन एक्स को कॉल करते हो तो आप साइन फंक्शन कॉल कर रहे हो और एक्स वेरिएबल आप इसे एज एन इनपुट पास कर रहे हो। तो आपने जब अपना फंक्शन बना रहे हो तो उसमें भी अगर आप देखो तो आप हो सकता है कि आपके पास इधर इनपुट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं एक की जगह दो हो,
ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका फंक्शन कितने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और आउटपुट में कितने वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने ये चीज कर दी तो आप इसे फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ये वाले लेंगे जितने ये होंगे, आपका सारे का सारा जो प्रोसेस आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो अप्लाई होंगी और आपका फंक्शन एज एन आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देगा जो आपने इस साइड पे लिखे होंगे। और जब आपने इसे कॉल करना होगा किसी और फाइल में, आप जैसे इसमें मैंने कहा आपने सेव उसी नाम से करना है तो आप देखोगे तो आप .m की एक्सटेंशन के साथ उसी नाम से सेव कर रहे हो। और अगर आपने इसे कमांड विंडो से या फिर किसी और फाइल से कॉल करना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन का सेम वही नाम लिखोगे और उसे आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे, इनपुट आर्ग्यूमेंट जितने आपने आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन में रखे होंगे उतने ही पास करोगे। उसके बाद आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं। जब आप लोग बात करते हो, अच्छा अभी हम जब फंक्शन की बात कर रहे थे मैं आपसे कह रही थी कि इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आप जितने रखो, ठीक है, तो आप देखो अगर इस जगह पे तो हमने एक लाइन स्पेस फंक्शन जो है कॉल किया मैटलैब का बिल्ट इन और उसके आर्ग्यूमेंट्स देखे, अब 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जब आप लोग इसे एक्सप्लोर करोगे, हेल्प इसकी लोगे तो आप देखोगे कि लाइन स्पेस जो है फंक्शन उसके 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो 2 आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है और 3 आर्ग्यूमेंट्स भी ले रहा होता है। ठीक है, अब 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो वो जो आपके लोअर लिमिट है और अपर लिमिट होगी, और अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो तीसरी आपकी उनके दरम्यान में जितने लीनियरली स्पेस पॉइंट्स हैं वो होगा। तो आप जब अपना भी फंक्शन बना रहे होगे तो उसमें भी आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपके कितने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए और आपका फंक्शन कितने आउटपुट आगे से प्रोवाइड कर रहा है, कितनी आउटपुट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम ग्राफ्स की तरफ जाएं तो ग्राफ्स का आप लोगों को बताया जाए तो ग्राफ्स आप लोगों ने जब आप लोग कोड करते हो या कोई चीज़ आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो उनके प्लॉट्स को, तो आप लोग ग्राफ्स को 2 तरह से कर सकते हो। एक आपके पास प्लॉट की कमांड है, एक आपके पास स्टेम की कमांड है। ठीक है, प्लॉट और स्टेम का मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ओके, अगर आप इधर देखो तो इसमें प्लॉट की अगर आप कमांड यूज करते हो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको जो आपके पॉइंट्स होते हैं या जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो मैटलैब आपको क्या करता है, कंबाइन करके कंटिन्यूस फॉर्म में आपको वेव दिखा रहा होता है। ठीक है, प्लॉट की कमांड आपके पास आपके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक आपको आउटपुट दिखा रहा होता है। और अगर आप देखो अगर आप स्टेम की कमांड यूज करो तो स्टेम की कमांड आपको उस सिग्नल का डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन दिखा रहा होता है, यानी हर टाइम इंस्टेंट पे एक स्टेम वो प्लॉट कर रहा होता है। तो प्लॉट आपका क्या कर रहा होता है, प्लॉट आपके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म दिखा रहा होता है और स्टेम जो है आपको एक डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन दे रहा होता है। ओके, अब अगर आप लोग इसमें देखें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लॉटिंग अगर आप इस मैनुअल में जो है प्लॉट की सिर्फ कमांड हुई हुई है, स्टेम की नहीं यूज हुई हुई, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक दफा मैटलैब पे प्लॉट और स्टेम की जो है ना कमांड्स यूज करते हुए आप लोगों ने दोनों का डिफरेंस देखना है कि अगर आप साइन वेव कर रहे हो, कॉस वेव कर रहे हो और उनकी फ्रीक्वेंसीज को वेरी करके आपने देखना है और उन्हें प्लॉट भी करके और स्टेम भी करके देखना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ग्राफ्स की इस एग्जांपल पे देखो तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक रैशनल फंक्शन y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 2, ठीक है, ये हम लोगों ने y एक्सिस पे प्लॉट करना है और x एक्सिस पे कुछ वैल्यूज हमने ले लेनी है। तो आप एक तो सिंपल हो सकता है कि x एक्सिस पे आप खुद से डिफाइन कर दो जी कि 1 से 10 तक है या 1 से 20 तक है और साथ में आप y को कर दो। लेकिन इन केस जैसे आप इधर ले रहे हो, हम लोगों ने लाइन स्पेस की कमांड से किया, तो लाइन स्पेस की कमांड क्या कर रहा है कि आपके पास लीनियरली स्पेस्ड इतनी वैल्यूज जो हैं वो ले रहा है -2 से 2 के दरम्यान में। ठीक है, तो आप इस कमांड की हेल्प से हम लोग अपना x एक्सिस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं और y एक्सिस फाइंड किया और देन हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। प्लॉट x, y आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी x एक्सिस होती है, सेकंड वैल्यू आपकी y एक्सिस होती है और थर्ड पे आप ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये आपको कलर आपके प्लॉट का बता रहा होता है कि आपकी वो जो वेव बन रही है वो किस कलर की बन रही है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे, उसमें डिफरेंट स्टाइल्स भी आ रहे होंगे कि आप उस हर टाइम इंस्टेंट पे जो आपकी वैल्यू है वो सर्कुलर फॉर्म में है, डायगोनल फॉर्म में आपकी ड्रॉ हो रही है, या फिर आपकी, अगर आप वो नहीं स्पेसिफाई करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। लेकिन अब अगर आप हर टाइम इंस्टेंट पे देखना चाह रहे हो तो आप साथ में प्लॉट की कमांड को अगर हेल्प लोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके पास आप कलर्स भी कर सकते हो, और दूसरा हर टाइम इंस्टेंट पे आप उसकी वैल्यू के लिए एक अलग सा स्टाइल भी कोई भी ले सकते हो कि सर्कल है, स्क्वायर है, या कोई भी है। दूसरा चीज ये है कि जब आप लोग डीएसपी की लैब्स करोगे और आप लोग प्लॉट्स करोगे या फिर स्टेम करोगे, तो आप लोगों ने एक तो टाइटल उसका लिखना है, ठीक है। टाइटल आप ये sprintf नहीं भी लिखोगे तब भी आपकी टाइटल की कमांड वर्किंग होगी। टाइटल आपने लिखना है, एक्स एक्सिस को लेबल करना है, एक्स लेबल लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, वाई लेबल आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप एक ही प्लॉट पे मल्टीपल प्लॉट्स जो हैं वो बना रहे हो, ठीक है, एक ही प्लॉट पे मल्टीपल अगर आपकी लाइन ग्राफ्स बन रहे हैं या कुछ इस तरह से बन रहे हैं, तो उसके लिए आप लेजेंड भी यूज करोगे। लेजेंड से क्या होगा, आप बता दोगे कि जी जो सर्कुलर पॉइंट्स वाली लाइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो स्क्वायर वाली है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनकेस अगर आपके पास उस तरह के प्लॉट्स आ जाते हैं तो आप लेजेंड को जो है वो हेल्प करके तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। एक चीज आपको नजर आ रही है एक्सेस, आप लोगों को इसका भी आइडिया होगा कि ये आपके एक्सेस को सेट करने के लिए होता है कि एक्सेस की वैल्यू हो सकता है कि अक्सर आपकी उस तरह से एडजस्टेड ना आपको शो हो रही हो जिस तरह से आप दिखाना चाह रहे हो, तो आप अपने एक्सेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। देन ग्रिड की कमांड क्या कर रही है, आपकी प्लॉट की ग्रिड को ऑन कर रही है, और पॉज का ये मतलब है कि आपके कितने सेकंड्स के लिए वो हो रहा है। दूसरी चीज आपके पास अगर सेकंड एग्जांपल में आप देखो तो आपके पास इधर सब प्लॉट का एक जो है वो फंक्शन नजर आ रहा है। सब प्लॉट की कमांड्स आप तब यूज कर रहे हो तो जब आपने मल्टीपल, एक ही टास्क को मल्टीपल तरह से आप डिस्प्ले कर, मल्टीपल प्लॉट्स उसके आप दिखा रहे हो और आप चाह रहे हो कि एक ही विंडो में वो 4-5 प्लॉट्स आपके आ जाएं, तो आप तब सब प्लॉट की कमांड यूज कर रहे होते हो। 2,2 का ये मतलब है कि जी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज 2 कॉलम्स का मतलब ये है कि आपके पास 4 प्लॉट्स आप एक में कर सकते हो, कॉमा के, या आप उसकी पोजीशन बता रहे हो कि 1 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। डॉक्टर सादिया ने कभी तक कोई लेक्चर लिए? EE17A जी लिए। यस मैम आज क्लास। ठीक हो गया। मैम ने आप लोगों को जब साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स का बताया तो उसमें ये भी बताया है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये पीरियोडिक हैं या अपीरियोडिक हैं? मैम आज की क्लास में वैसे हमें पता है पीरियोडिक और फर्क। यानी अगर आपको कहा जाए कि जी cos 2n जो है वो पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, आप बता लोगे? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अभी आप लोगों का मैटलैब आपका MS Teams के साथ सही चल जाएगा? MS Teams के साथ मैम ट्राई नहीं किया मैटलैब को, वैसे मैटलैब वैसे तो चलता है। अच्छा, आप लोग ऐसा करो ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो लैब परफॉर्मेंस वाली चीज़ की मैं बात कर रही थी हम लोग करें, तो आप लोगों को हमें आइडिया हो कि आपका मैटलैब साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने असल में दूसरी क्लास ने ऑन किया था, उनका मैटलैब का पता नहीं कह रहे थे कि स्टक हो रहा है या फिर हमारी MS Teams जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो उनको मैंने आज ये कहा था कि हमारे एक तो लैब रिपोर्ट के टास्क होंगे, ठीक है, अभी लैब हमारी ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद मैं आपको लैब टास्क का बता देती हूँ। उससे पहले मैंने उन्हें ये कहा था कि आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, यानी उनकी जो DSP की कल जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले उन्होंने ये करना है कि अभी मैं उनको कुछ वेव्स का भेज दूंगी, कुछ सिग्नल्स का बता दूंगी, कुछ साइन और कोसाइन सिग्नल्स का बता दूंगी। उन्होंने मैटलैब में अप्लाई करना है और देखना है कि ये जो है इनके सिग्नल्स किस तरह के आ रहे हैं, पीरियोडिक आ रहे हैं, अपीरियोडिक आ रहे हैं, और वैसे भी कैलकुलेशंस करके उन्होंने चेक करना है कि जी उनकी ऑब्जर्वेंस और जो उनकी कैलकुलेशंस हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये करना है कि मैं आपको हाफ एन आवर तक आप लोगों के साथ मैनुअल भी शेयर कर दूंगी और कुछ सिग्नल्स का करूंगी। आप लोगों ने जो लैब टास्क होंगे उसके आपके मार्क्स होंगे वो आपने नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करवाना है।
लेकिन जो अभी मैं आपको सिग्नल्स वैसे अलहदा से मैं भेजूंगी वो आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले प्लॉट और स्टेम की कमांड से ऑब्जर्व करना है। दूसरा ये करना है कि आपने खुद से भी लिख के भी देखना है कि ये पीरियोडिक हैं या एपीरियोडिक हैं, और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करना है कि उनकी वेव्स किस तरह से आ रही हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैम हम्म एक तो मैटलैब से चेक करेंगे कि वेव फॉर्म कैसी आ रही है, तो पीरियोडिक और एपीरियोडिक वो पता लग जाएगा। खुद से मैम वो कैलकुलेशन से कैसे करेंगे? वो अच्छा, जो वो अभी हो सकता है आप लोगों को मैम ने ना करवाया हो, दूसरे सेक्शन की मैम ने ये करवाया था। उन्होंने मुझे आज बताया था कि मैंने उन्हें थोड़ा सा ये नहीं बता दिया है कि जी ये पीरियोडिक है या पीरियोडिक है। तो अगर आपका कैलकुलेशंस मैम ने नहीं करवाई तो कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों को एक दफा सिग्नल को खुद से ऑब्जर्व कर लेना। फिर जब मैम आपको थ्योरी में लेके जाएंगी उस साइड पे, तो आप लोग उस वक्त उसे कंपेयर कर लेना। ठीक है? ठीक है मैम, क्योंकि मैम अभी तक हमने वो पहले सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा था, वो जहन में अभी नहीं आ रहा, बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, इसके मार्क्स आपके कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिस के लिए किया था कि आप लोग एक दफा सिग्नल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लोगे, और दूसरा आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा हम लोगों ने ये पीरियोडिक एपीरियोडिक, आपको जो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज है आप उससे भी देख सकते हो कि अच्छा ये इसमें पाई के फॉर्म में आ रहा था तो ये पीरियोडिक था, लेकिन ये पाई के फॉर्म में अब नहीं बन रहा। तो ये तो अभी आप लोग ऐसे करो, आप लोग वेव्स बस जो है इसकी मार्किंग नहीं है, इन वेव्स को ड्रॉ, जो प्लॉट है प्लॉट और स्टेम की कमांड से चेक करना आप लोग। ओके मैम। अच्छा, आप लोगों का जो सीआर है, सीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 09। 09। ठीक है बच्चे, आप ना मुझे एक दफा व्हाट्सएप के ऊपर मुझे टेक्स्ट करें। नंबर है आप लोगों के पास? शायद मैं एडिड हूँ आपके साथ। जी। हाँ, आप मुझे एक दफा बस उधर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, और किसी को कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग ये किया करो कि ईमेल कर दिया करो। अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो सीआर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग बता दो, फिर हम लोग एंड कर देते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस मैं ले रही हूँ, और दूसरा जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उन्हें प्लीज़ आप लोग बता देना कि अटेंडेंस मैं लिया करूँगी, बाद में मेरे पास कोई भी ये ना आए कहने कि हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं, तो पूरी कर दें। ठीक है? बाकी हम लोग बहुत इजी चलेंगे, लेकिन ये जो थोड़ी सी प्लेजरिज्म, सबमिशन टाइम और अटेंडेंस की चीज़ है, ये मैं कैटर नहीं करूँगी। अच्छा, अब आप लोगों को मेरा ख्याल है क्वेश्चन नहीं है। मैं 1 मिनट आप लोगों की अटेंडेंस शीट देख लूँ। ओके, अटेंडेंस आपकी हो गई है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एंड कर देते हैं, और कुछ टाइम में मैं आपका मैनुअल भी शेयर कर दूंगी, और कुछ आपको सिग्नल्स का जो भेजूंगी वो आप लोग एक दफ़ा प्लॉट और स्टेम करके देख लेना। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज मैम।